है, आएगा कि नहीं वो फिक्स नहीं है, लेकिन आता है। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बताया था उन्होंने, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बताया था कि एटम स्टेबल होता है या नहीं, और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। तो जैसे कि आपको पता है कि एटम के चारों तरफ एटम की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको सेंटर पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स के वो सेंटर की तरफ रिवॉल्व नहीं हो सकता। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। ठीक है, इसे हम यहाँ पे एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका mv² अपॉन आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है 1/4πε0। टू चार्जेस होते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पे दो चार्ज हमने लिया हुआ है, एक है आपका ZE और एक है आपका E। दो चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा ZE का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। उसके बाद जैसे कि अभी हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो Z है वो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, तो ZE की प्लेस की जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू की हेल्प से आपको D की वैल्यू निकालनी है, D स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, जितना वो उस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमेगा उतना ही वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लगती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर में डी स्क्वायर के प्लेस पर जो वैल्यू निकली है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से फिर के की वैल्यू निकलेगी। के की वैल्यू निकल गई, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ बोथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नेगेटिव चार्ज और एक आपका पॉजिटिव चार्ज, प्लस ई और माइनस ई प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए E इज इक्वल टू काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को सम करेंगे। सम करने के बाद में जब सॉल्व करेंगे तो आएगा E इज इक्वल टू -E का स्क्वायर 8πε0r। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो नेगेटिव आती है, और माइनस साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन की साइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हैं। हर एक एलिमेंट की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, जब वो चलता है या फिर वो कहीं से एमिट होता है तो वो अपने आप से रेडिएशन को एमिट करता है। जैसे कि साइक्लोट्रॉन में मैंने बताया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो वो अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है या किसी टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन को एमिट करता है। वैसे ही जब कोई गैस या वेपर एक्साइटेड होता है, अगर हम उस पर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और वहां पे उसका प्रेशर जब लो रहेगा, किसी भी गैस की बात करेंगे, ये हो गया आपका गैस और यहाँ पे हमने इसके प्रेशर को लो पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो गैस है या वेपर है वो एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड होकर के वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन को एमिट करता है। तो वो जो रेडिएशन एमिट होती है उन्हीं को हम एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं।
स्पेक्ट्रम मतलब जो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आ रहा है, और एमिशन मतलब एमिट होना, ठीक है। तो अगर वो स्क्रीन पे आपको लाइट कलर का दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हो गया हमारा एक स्क्रीन, अगर पतली पतली लाइन के फॉर्म में अगर वो आपका स्पेक्ट्रम आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी स्पेस बचेगा वो पूरा आपका डार्क बैकग्राउंड होगा। डार्क बैकग्राउंड पे हमको पतली पतली सी स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देती है। तो हर एक गैस या हर एक वेपर की का एक अपना ओन प्रॉपर्टी होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो स्पेक्ट्रल लाइन को एमिट करता है। इस ड्रॉ में यहाँ पे सीरीज दिया हुआ, इस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन एटम जब एमिट होता है, हाइड्रोजन एटम से जब स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है, तो वो कुछ लाइन्स को एमिट करता है। डार्क नहीं, डार्क डार्क ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। ये देखो, ये कोई चीज है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर ये पूरा आपका एक सिंपल कलर का बैकग्राउंड है, एक डार्क कलर का मान लो एक बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, ठीक है। अगर कोई लाइन इस पे आती है, मान लीजिए ये आपकी लाइन उस पे आ रही है, ठीक है, ब्लू कलर की, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो तो पहले से ही हमने रेड करके रखा हुआ है। तो कोई भी डार्क बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे, बैकग्राउंड अगर आपका डार्क है, उसको मैं फिर से बना देती हूँ, 1 मिनट। ये पूरा डार्क हो गया। अब इससे लाइट कलर की, कोई भी कलर की पतली पतली लाइंस हमको दिखाई देगी लाइन के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो पतली पतली लाइंस होती है स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, और बाकी जो इसका बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है, मतलब कि ब्लैक कलर का होता है। आया समझ में? यस मैम। हम्म। चलो, तो यहाँ पे देखो जो आपको ड्रॉ बना है, यहाँ पे पतली पतली जो लाइन बनी है उनका यहाँ पे वेवलेंथ दिया हुआ नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसकी 91। 1 मिनट रुक जाएंगे।
चलिए देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पास्टिन सीरीज लिखा हुआ है। सीरीज क्या होता है इसके बारे में मैं बता रही हूँ कि जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती है, ये जो लाइंस बनती हैं, इनका सबका अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है, अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही इस सीरीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी जो लाइंस होती हैं इनको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। इसको ये देखो, चलो 1885 में एक स्वीडिश के स्कूल टीचर जॉन जैकोब बामर जिनका नाम था, उन्होंने बामर सीरीज के बारे में बताया था। ये शायद आपने केमिस्ट्री में ये दिया हुआ है चैप्टर, 11th या 12th में, किस क्लास में पता नहीं मुझे, लेकिन है ये केमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो ये जो लाइन्स होती हैं, इन लाइन्स का जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है उसको हम रेड रीजन में लेते हैं, और इसका जो उसके बाद का जो वेवलेंथ आता है उसको ब्लू रीजन में लेते हैं, उसके बाद के रीजन को वॉलेट रीजन में लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था, 1/λr, 1/2 माइनस 1/n⁴। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारी लाइंस के वेवलेंथ को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आर है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, और जो 2 है वो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे दी है, और जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया हुआ है, आर की वैल्यू हमने यहाँ रखी हुई है, और एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने यहाँ पे 3 अगर रखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू इतनी आती है। तो जितनी भी वैल्यू आती है लैम्डा की, उसके अकॉर्डिंग ही हम स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज को फाइंड आउट करते हैं। उसकी बामर सीरीज को बताने के बाद में उन्होंने बहुत सारे सीरीज के बारे में बताया। उसको लाइमन, पास्कल, ब्रैकेट और फुल सीरीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं, लाइमन, पास्कल, ब्रैकेट और फंड सीरीज और एक बामर सीरीज। सबसे पहला सीरीज होता है लाइमन, जिसमें जो आपका n की जगह पे हम देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला बना है n की पावर 2, तो हम 1 की जगह 2 से नंबर रखते हैं। फिर पास्कल सीरीज, सॉरी, इसके बाद आता है आपका बामर सीरीज। ठीक है, लाइमन के बाद फर्स्ट, ये आपका सेकंड। यहाँ पर 1/2² होगा तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। उसके बाद आता है पास्कल, 1/3 दिया हुआ है तो 1/n के प्लेस पर 4 देंगे, प्लेस पर 5, और पास्कल में 1/n की प्लेस पर 6 रखते हैं। इन पांचों फॉर्मूले की हेल्प से हाइड्रोजन को फाइंड आउट करते हैं। तो आपका ये वाला लाइमन सीरीज वाला है, लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकलती है वो अल्ट्रा रीजन की आती है। पास्कल सीरीज में इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ आती है, ब्रैकेट में इंफ्रारेड रीजन का आता है, और जो फंड सीरीज है उसमें फार इंफ्रारेड रीजन का स्पेक्ट्रल लाइट वेवलेंथ को बताया जाता है। एग्जाम में फॉर्मूला आता है।
उसके बाद देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल में ये बताया गया कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, तो एटम की स्टेबिलिटी को बताने के लिए या लाइन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को बताने के लिए डेविड बोर ने एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी अप्लाई किया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है बोर मॉडल के पोस्टुलेट, जिसे कहा जाता है कि किसी भी एटम का जो टोटल चार्ज होता है या टोटल मास होता है वो उसके सेंट्रल एरिया पे कंसंट्रेटेड होता है, मतलब कि उसके न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड होता है। और किसी भी एटम की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से चार्जेस को घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उस चार्जेस जो उसके ऑर्बिट पे होते हैं और जो न्यूक्लियस पे होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो जो जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उन सबको घूमने के लिए वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी लगता है, और हर एक एंगुलर मोमेंटम का यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है आपका एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल टू पी आर, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे हम पी की वैल्यू, लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू होती है एम वी, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका आएगा एम वी आर, ठीक है, जो कि एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, सॉरी रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और एच अपॉन 2 पाई जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो सारे ऑर्बिट्स होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, और जो यहाँ पे स्मॉल एन बताया गया है वो क्वांटम नंबर को बताया जाता है। हर एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो वो अपनी एनर्जी को ना तो एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। कोई भी एटम अपनी एनर्जी को एमिट और एब्जॉर्ब करता है तो वो एक एनर्जी के फॉर्म में एमिट करता है, उस एनर्जी के पैकेट को यहाँ पे फोटॉन कहा जाता है। और उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से लोअर लेवल में जंप करके या लोअर से हायर लेवल में जंप करके चले जाते हैं। तो जब वो हायर से लोअर लेवल में जाते हैं या लोअर से हायर लेवल में जाते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है के डिफरेंस को यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्म में शो करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इज इक्वल टू एच म्यू, और E के प्लेस पर हम हायर लेवल से लोअर लेवल को माइनस करेंगे तो ये आपका एच म्यू के इक्वल आएगा, जिसको बहुत फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहा जाता है। तो ये जो जितने भी मैंने अभी बताया ये एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट मॉडल, ये सारे एग्जाम में आते हैं, सारा आपको पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। मैं फिर अब कल बताऊंगी बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. मैम